welcome to Gyan Achievers. I am Shalini Sharma in front of you and how are you? I hope you all are doing well. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कंटीजेंसी थ्योरी। इससे पहले हमने बिहेवियर थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी और ट्रेड थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझा है। तो नेक्स्ट वन है हमारी कंटीजेंसी थ्योरी। इसको हम आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज फिल्डर्स थ्योरी, रॉबर्ट हाउस पाथ गोल, हार्शी ब्लैंचर्ड सिचुएशनल मॉडल एंड रूम येटन एंड जागोस कंटिंजेंसी मॉडल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेट का एग्जाम भी आ रहा है तो उसके अंदर भी इसमें से 1 क्वेश्चन 100% डैम श्योर होता है आने का चांसेस है। तो सबसे पहले हम कंटिंजेंसी थ्योरी के अंदर फिल्डर्स की कंटिंजेंसी थ्योरी को स्टडी करेंगे। अब फिडलर ने ही इसको किया है तो उसका फुल नेम है फ्रेड फिडलर। फ्रेड फिडलर जो है वो फादर है इस थ्योरी के, और ये थ्योरी भी लाइक ए बिहेवियर थ्योरी ही काम करती है, जैसे कि टास्क रिलेटेड और रिलेशनशिप रिलेटेड। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम तो फिर बिहेवियर थ्योरी और इस फिडलर थ्योरी के अंदर चेंजेस क्या हैं? तो बच्चे, फिडलर जो थ्योरी है इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होती है, या आप ये कहोगे कि जो लीडर का बिहेवियर है, लीडर्स बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, बिहेवियर थ्योरी में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं लेते थे, सिर्फ टास्क जो कि फैक्ट्री के अंदर का काम है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल वर्क था, और साथ के साथ रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयज के साथ आपका होना चाहिए, तो उनके साथ बिहेवियर की बात कर रहे थे। तो बट जो फिडलर थ्योरी है वो लीडर का बिहेवियर एक्सटर्नल फैक्टर से भी इफेक्ट होता है, और आपको पता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। तो मेन डिफरेंस यही आ गया है बिहेवियर थ्योरी और फिडलर थ्योरी के अंदर कि इसको डिफिकल्ट है चेंज करना। ओके, तो फिडलर थ्योरी इज डिफिकल्ट टू चेंज बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर, और एक्सटर्नल फैक्टर हमारी प्लानिंग सब चीजों पे डिपेंड नहीं करती है, हम इंटरनल फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स पे एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट का जो बजट आया है अब, उस बजट के अकॉर्डिंग हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी स्लैब्स रेट आएंगे, टैक्स रेट्स आएंगे, उन टैक्स के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना होता है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, हमें गवर्नमेंट के बजट के अकॉर्डिंग चलना है। तो यही चीज है एक्सटर्नल फैक्टर। मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि लाइक ए बजट। ओके, तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको चेंज करना टफ है, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो मेन जो पॉइंट है कि बिहेवियर थ्योरी से कैसे डिफरेंट है, तो आप ये बोलोगे कि जो फिडलर थ्योरी है उसके अंदर बिहेवियर को चेंज करना टफ है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। और ये इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है फिडलर की, कि लीडर का जो बिहेवियर है इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्लियर है बच्चे? तो जो फिडलर है वो फादर है इस थ्योरी के। इसके अंदर भी हम एज्यूम करते हैं कि लीडर या तो टास्क से ओरिएंटेड होगा या रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा डीपली स्टडी कर चुके हैं बिहेवियर थ्योरी के अंदर। टास्क में हम मेन कंसिडरेशन वर्क पे देखते हैं, प्रोडक्शन पे देखते हैं, जबकि रिलेशनशिप में हम अपने सबऑर्डिनेट्स को एक वेल वर्किंग देते हैं, एक वेल बिहेव करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो वो कौन सा हो जाता है? रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो जो 3 वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं जो कि फेवरेबल है लीडर्स के लिए? दैट इज लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट नहीं है, नेम से ही सारा मीनिंग इसका क्लियर हो रहा है कि लीडर और मेंबर का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है फिडलर थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो जब लीडर और मेंबर का बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा तो अपने आप ही सब कुछ गोइंग ऑन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर की सबसे जो सॉलिड जो आपकी फेवरेबल पॉइंट है वो क्या है? मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है हमारी कि लीडर का जो मेंबर्स के साथ है वो रिलेशनशिप अच्छा है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती है, सब काम कंटिन्यूसली अच्छी तरह से चलते रहते हैं। नेक्स्ट वन है
टास्क स्ट्रक्चर, टास्क स्ट्रक्चर के अंदर वेल डिफाइंड लीडर जो है वो अपने फॉलोअर जो है उनको वेल डिफाइंड वर्क देते हैं कि उनकी अकॉर्डिंग टू उनके इंटरेस्ट आप काम देते हो। लीडर लीडर जो अपने फॉलोअर्स को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम देता है, पूरे का पूरा डिफाइंड किया होता है कि किस तरह से, कैसे, हाउ, व्हेन, व्हाई, हु ये काम करेंगे। तो इससे और फॉलोअर जो है फिर वो उस वर्क को बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो ये फिडलर की बिहेवियर थ्योरी के अंदर डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन है पोजीशन पावर, कि लीडर के पास एक अपनी पोजीशन है, एक उसके पास पावर है, जिससे क्या होता है कि फॉर्मल अथॉरिटी रहती है कि आपको जहां पे लगता है कि आपको एक लाइन फॉलो करनी है, एक सिस्टम बनाना है, तो वो फॉर्मल अथॉरिटीज भी आपकी सारी की सारी लीडर्स के पास होती है। तो ये क्या है, फेवरेबल है लीडर के पास। ठीक है, ये फेवरेबल पोजीशंस है। तो हमारे पास 3 फेवरेबल पोजीशंस हुई है, कौन कौन सी, कि लीडर मेंबर का रिलेशनशिप अच्छा है, टास्क स्ट्रक्चर जो है वो वेल डिफाइंड है, एंड थर्ड वन है पोजीशन पावर, वो भी फॉर्मल अथॉरिटी है, पूरी की पूरी फॉर्मल वे से वर्क होता है, तो वो लीडर के लिए बहुत अच्छा है, एक सेंट्रलाइज्ड बन जाता है सब सिचुएशन। ठीक है, तो ये चीज हो गई है फेवरेबल। अब इसी को ही हम अगर रिवर्स कर देते हैं कि जो लीडर मेंबर का रिलेशनशिप है अगर वो बैड रिलेशनशिप हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, उसका अनफेवरेबल पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे जब फेवरेबल की पॉइंट की बात करते हैं तो हमने इनको पॉजिटिव वे से इन्हीं 3 पॉइंट्स को शो करना है। लेकिन जब अनफेवरेबल की बात आ जाती है, मैं कहती हूँ कि अनफेवरेबल पॉइंट्स कौन से हैं, तो अनफेवरेबल पॉइंट्स में आप क्या बात करोगे, आप बोलोगे कि जब लीडर और मेंबर्स का रिलेशनशिप बैड हो, अच्छा ना हो। ठीक है, अच्छा ना होगा तो लीडर्स मेंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं बात करेंगे और मेंबर जो है वो लीडर्स के साथ एक वेल बिहेव नहीं करेंगे। सेकंड वन है टास्क स्ट्रक्चर, जब वेल डिफाइंड टास्क स्ट्रक्चर ना हो, जब लीडर्स फॉलोअर्स के साथ पूरा वेल डिफाइंड अपना वर्क नहीं देते हैं, उनको सब कुछ पूरा होच पोच वर्क दे दिया गया है, तो वो किस तरह से अपने काम को कर पाएंगे। या आप ये बोल सकते हो कि जो फॉलोअर्स हैं वो अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं करते हैं, तो ये भी एक अनफेवरेबल पॉइंट हो जाएगा। और जो पोजीशन पावर, आप ये बोल दोगे कि जो पोजीशन पावर बहुत ज्यादा वीक है, जो फॉलोअर्स लीडर्स की बात को मानते ही नहीं है, उसकी जो अथॉरिटीज है वो भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, तो उसको हमने अनफेवरेबल दे दिया। तो समझ आया आपको कि इन्हीं 3 पॉइंट्स को मैंने फेवरेबल में डाल दिया और इन्हीं 3 पॉइंट्स को मैंने अनफेवरेबल में डाल दिया। तो ये चीज आपकी हो गई है फिडलर थ्योरी। क्लियर है बच्चे? अब सेकंड वन है रॉबर्ट हाउस पाथ गोल। रॉबर्ट हाउस पाथ गोल्स की स्टडी करने से पहले मैं आपको एक इसका शॉर्ट के अंदर थोड़ा मीनिंग डिस्क्राइब कर देती हूँ। अब बच्चे है रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी जो है वो पहले तो ये रिलेटेड है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से। अभी मैंने आपको मोटिवेशन थ्योरीज नहीं करवाई है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लीडरशिप की कौन सी थ्योरी जो है वो मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड है, तो आप बोल सकते हो कि रॉबर्ट हाउस की पाथ गोल थ्योरी जो है वो उससे रिलेट होती है। ठीक है, इसके अंदर रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी के अंदर जो लीडर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट को एक रिसोर्सेज सबसे पहले तो एलोकेट करेंगे। रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद वो उनको पूरे का पूरा गोल्स जो क्लैरिफाई करते हैं कि हमारा सबऑर्डिनेट्स को क्या गोल देना है, क्या गोल क्लैरिफाई करना है पूरे का पूरा। उसके बाद उनको उस गोल को अचीव करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है, ये काम होगा लीडर का। समझ आ गया आपका कि एनवायरनमेंट करवाना ताकि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो गोल को अचीव कर सके। क्लियर है बच्चे ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट वन है कि कंटिजेंसी थ्योरी, इसके अंदर जो लीडर्स की जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है कि आपने किस तरह की एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स रखी हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट रखा है, वो भी लीडर्स की इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी के अंदर सिचुएशनल फैक्टर्स हैं। वो सिचुएशन फैक्टर्स कौन से हैं कि फॉलोअर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वर्कप्लेस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
अब फॉलोअर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट वन है एबिलिटी लेवल। अगर आपका एबिलिटी लेवल अच्छा है, एबिलिटी लेवल अच्छा है, तो आपका जो लीडर्स का बिहेवियर है, ये देखिए लीडर्स के बिहेवियर के अंदर हमने 4 बिहेवियर बनाए हैं, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, तो जब एबिलिटी लेवल अच्छा होगा तो क्या होगा, लीडर का बिहेवियर सपोर्टिव होगा, पार्टिसिपेटिव होगा, अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा। बट अगर एबिलिटी लेवल अच्छा नहीं होगा, उनकी एबिलिटी लेवल अच्छा नहीं होगा, तो वो क्या चाहेगा, लीडर अपना पूरा कंट्रोल चाहेगा, अथॉरिटेटिव रहेगा, तो तब उसका बिहेवियर कैसा होगा, डायरेक्टिव होगा, वो डायरेक्शन देगा। आपको समझ आ गया ना कि डिफरेंस। मैंने अब यहाँ पे ये जो 4 बिहेवियर्स हैं, वो ये देखो एरो लगा दिया कि ये किस तरह से इससे रिलेटेड है। लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि सबऑर्डिनेट ने मान लीजिए कोई अचीवमेंट की है, तो वो उस अचीवमेंट का श्रेय, ठीक है, कि ये अचीवमेंट का पूरा आप कह सकते हो कि श्रेय लेना कि वो किसने, कि हमने खुद ने किया है या लीडर्स की हेल्प से किया है। अगर वो खुद कहते हैं, यहाँ पे तो मैं किसके पॉइंट से चल रही थी, लीडर्स के पॉइंट से चल रही थी। लोकस ऑफ कंट्रोल में मैं सबऑर्डिनेट के पॉइंट से चल रही हूँ कि सबऑर्डिनेट्स कहते हैं कि हमने जो भी किया हमने खुद ने किया है, तो फिर उनका बिहेवियर कैसा है, डायरेक्टिव है। और अगर मान लीजिए वो सबऑर्डिनेट्स जो है वो लीडर को भी कहते हैं, लीडर्स के भी रिगार्ड करते हैं कि नहीं लीडर्स की हेल्प से हमने ये किया है, सबने मिलके किया है, तो फिर बिहेवियर कैसा है, सबऑर्डिनेटिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर है। क्लियर हो गया आपको कि फॉलोअर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट से। ठीक है, सेकंड वन हम चल रहे हैं वर्क प्लेस कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको ये बात बोली है कि यहाँ पे पाथ गोल थ्योरी के अंदर फॉलोअर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है लीडर का बिहेवियर। तो आ गया ना कि फॉलोअर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैसे बिहेवियर, और साथ के साथ एनवायरनमेंट को लेके चल रही हूँ मैं। तो एनवायरनमेंट क्या हो गया, वर्क प्लेस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो इसलिए वर्क प्लेस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर है टास्क स्ट्रक्चर, कि आपने सारे के सारे जो रूल्स हैं वो क्लैरिफाई कर दिए हैं, कि मतलब क्लैरिटी ऑफ रूल्स। टास्क स्ट्रक्चर में आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ आप रूल्स को क्लैरिफाई कर दोगे। सेकंड वन है अथॉरिटी सिस्टम। अथॉरिटी सिस्टम के अंदर कि अगर पावर लीडर की है, अगर पावर लीडर की है तो वो कौन सा हो जाएगा, डायरेक्टिव हो जाएगा। बट अगर पावर लीडर की ना होके मिलजुल के करते हैं वो वर्क, मींस फॉलोअर्स और लीडर्स दोनों की है, तो फिर सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड हो गया। क्लियर है। अब लीडर का बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, फॉलोअर्स का पाथ परसेप्शन। फॉलोअर्स का पाथ परसेप्शन का इधर मीनिंग क्या हो गया, फॉलोअर्स का पाथ परसेप्शन क्या है कि अगर आप एफर्ट्स करते हो, फॉलोअर्स एफर्ट्स करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी तो उससे रिवार्ड मिलेगा। तो ये चीज हो गई है कि फॉलोअर्स की पाथ परसेप्शन कैसी होगी। और साथ ही साथ अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो फॉलोअर्स मोटिवेट होंगे और सेटिस्फाई होंगे। क्लियर है आपको। तो ये था हमारा शॉर्ट के अंदर पाथ गोल थ्योरी। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।